अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अगर मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो मुझे वेरीफाई कर दें, फिर बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फिर हम कुछ देर में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। कल हमने बात ख़त्म की थी, वी वर टॉकिंग अबाउट रैप्टर। कंफर्म मी अगेन अगर आपके पास मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो। Yes, so we were discussing about, we were working on flowcharts and Raptor. रैप्टर के अंदर हमने फ्लो चार्ट्स बनाए थे कुछ, जिसमें से एक दो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी, और इसके अलावा प्रॉब्लम्स एक दो मैंने आपको दी थी बनाने के लिए। अच्छा, अभी तक हमने कोर्स जितना लेकर चले हैं ना, दैट इज़, अभी हमने वो कोर्स स्टार्ट नहीं किया है जो कि एक्चुअली इस कोर्स में हम आगे लेकर चलेंगे चीज़ें, विच मीन्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग, द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग हमने उस तरह से डिस्कस नहीं किए। हमने फंडामेंटल्स के भी फंडामेंटल्स के ऊपर आ गए, फंडामेंटल्स के भी बेसिक्स जो है ना, बिल्कुल हमने उनको डिस्कस किया है अभी तक। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि आपने आज की क्लास भी उसी के ऊपर है। नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्चुअली कोडिंग। लेकिन आज तक की क्लास के अंदर आपने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं ना, तकरीबन वही सारी चीज़ें हम कोडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे आगे चल के पूरे कोर्स के अंदर। तो एक तरह से आपने अभी तक जो देखा है वो सारा ओवरव्यू देखा है अपने पूरे कोर्स का, क्योंकि आगे जाकर भी आपने अगर कोर्स आउटलाइन देखी हो, मैंने आपको दिखाया था कोर्स आउटलाइन एक होती है आपकी, जिसमें एक्चुअली आपका पूरा कोर्स को प्लान किया जाता है कि कैसे, कि किस कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि अगर आप अब जाकर देखें, पहले आपने देखी होगी तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। अगर आप अब जाके अपने कोर्स आउटलाइन को देखेंगे तो आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो कि ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं उसका नाम ले चुके हैं। सिलेक्शन बिल्डिंग ब्लॉक का हम नाम ले चुके हैं, इफ़ एल्स का हम नाम ले चुके हैं, इनपुट आउटपुट का हम नाम ले चुके हैं, वेरिएबल्स का हम नाम ले चुके हैं। हमने प्रोग्राम बना लिया है, हमने इंस्टॉलेशन करके भी कुछ चीज़ों की देख ली है। फ्लो चार्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अल्गोरिदम्स के ऊपर हमने काम कर लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नंबर्स के ऊपर हमने काम किया है, नंबर्स को प्रोसेस किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, ज्वाइन किया है वर्ड्स को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब आप जाके अगर कोर्स आउटलाइन अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आगे जाकर हम तकरीबन यही सारी चीज़ें करेंगे, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू अदर टॉपिक्स। यही सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करना चाहेंगे अपने कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो आज तक की क्लास में, आज की क्लास ख़त्म होने तक जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो अगर आपको सही से समझ में आ गई ना, तो आई कैन गारंटी यू कि आगे जाके कोडिंग में आपको कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने दो मीडियम्स देखे हैं, दो मीडिया देखे हैं हमने एक एल्गोरिदम को लिखने के। हमने ये देखा कि हम एल्गोरिदम को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कि आपको अगर मैं कोई काम कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपके पास उसका सोल्यूशन है, आप वो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। कि भाई पहला स्टेप ये है, आप ये करो। जिस तरह कल भी हमने लिखा था, फर्स्ट स्टेप इज़ रीड इनपुट, सेकंड स्टेप इज़ चेक दिस इनपुट इफ़ दैट इज़ अंडर अंडर 12 और वॉट। थर्ड स्टेप है कि अगर अंडर 12 है तो आपने ये करना है, फोर्थ स्टेप ये है, फिफ्थ स्टेप ये है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी एल्गोरिदम को एक पिक्टोरियल वे में शो कर सकते हो, पिक्चर के वे में शो कर सकते हो, जिसको हम फ्लो चार्ट्स कहते हैं। कि रादर देन कि आप कहो कि पहले ये पूरा जुमला आप इंग्लिश में कहो, क्यों ना आपको पता है कि आप रीड बार बार यूज़ कर रहे होगे, आप इनपुट बार बार यूज़ कर रहे होगे, आप प्रिंट बार बार यूज़ कर रहे होगे, आप प्रोसेसिंग बार बार यूज़ कर रहे होगे, आप इफ़ बार बार यूज़ कर रहे होगे। तो रादर देन कि आप उसको सारी चीज़ों को इंग्लिश में हमेशा लिखो, क्यों ना आप पिक्चर दे दो। डायमंड बना हुआ है, आपको ऑलरेडी पता लग गया, दिस इज़ एन इफ स्टेटमेंट। इफ़ की कंडीशन लगी हुई है इसके अंदर, जो लिखा हुआ है दैट इज़ अ कंडीशन, दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ प्रोसेस, दैट इज़ नॉट एन इनपुट, नॉट एन आउटपुट। अगर पैरेललोग्राम है, आपको अंदाज़ा हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई इनपुट होगी या आउटपुट होगी। तो वही एल्गोरिदम आप एक तरह से पिक्चर में भी शो कर सकते हो, जिसको आप फ्लो चार्ट कहते हो। बेसिक चीज़ें वही रहेंगी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वही रहेंगे, और आगे अगले पूरे कोर्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम इसी एल्गोरिदम को
कैसे लिख सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक्चुअली नॉट द प्रोग्राम ऑफ स्क्रैच, क्योंकि उसमें सिर्फ ड्रैग ड्रॉप था। एक्चुअल कोड आप जब करोगे, आप कीबोर्ड के थ्रू लिखोगे कोडिंग, वो भी एक्चुअली वही तरीका है जो कि आपने इंग्लिश में लिखा, जो कि आपने पिक्चर के फॉर्म में शो किया, जो कि आपने स्क्रैच के ऊपर किया, वही अब हम एक प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपको अपने जहन में रखनी है कि आज तक की क्लास में अगर आपको इश्यूज़ भी हैं ना, अगर कोई आगे जाकर वो रिपीट होंगे इश्यूज़, यानी उसको हम दोबारा देखेंगे, दोबारा एड्रेस करेंगे, आपको फिर समझ में आ जाएगा। बट एक फ़ायदे की बात यह है आप लोगों के लिए कि आज की क्लास ख़त्म होने के बाद जितनी भी चीज़ें आपने सीखी होंगी, अगर उसको आप जाकर रिपीट करें, मेरे लेक्चर्स को दोबारा देखें, चीज़ों को दोबारा एक्सरसाइज करें, रिपीट करें, अगर कोई चीज़ मैंने नहीं बताई उसको जाकर सर्च करें इंटरनेट के ऊपर, उसके सॉल्यूशंस देखें, एक्सरसाइजेस करें, प्रैक्टिस करें। और अगर आप आज नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले आपने आज तक की क्लास की सारी चीज़ों पर उबूर हासिल कर लिया ना, आपको अंडरस्टैंड हो गई सारी चीज़ें कि अब तक जितना सर ने पढ़ाया है उसमें तो कोई इशू नहीं है मुझे, तो आई कैन गारंटी यू कि अगले पूरे कोर्स में आपको कोई इशू नहीं आएगा। राइट, सो अगली एक तरह से एक असाइनमेंट समझ लें इस चीज़ को। इट इज़ योर असाइनमेंट कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ अवर नेक्स्ट वीक्स क्लास, जो कि वेडनेसडे को होगी, उससे पहले आपने पुराने लेक्चर्स देखने हैं सारे के सारे। अगर आपने देखे हुए हैं, आपको सब, आपके पास लेक्चर नोट्स मौजूद हैं, आप उन लेक्चर नोट्स की मदद से पढ़ें, दोबारा से एक्सरसाइजेस करें, प्रैक्टिसेस करें कि जो मैंने काम किया था, क्या वो बग़ैर मेरी मदद के, बग़ैर मेरे लेक्चर देखे आप कर सकते हैं कोई नया काम उससे रिलेटेड या नहीं। स्क्रैच की कोई नई अपनी प्रॉब्लम जहन में लेकर आएँ, उसके थ्रू वो काम करना चाहें, एक्सरसाइजेस करें, प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीक की क्लास से पहले पहले रेडी हो जाएं। एक हफ़्ता है आपके पास, एक हफ़्ते से कम का काम है ये, 2-4 दिन लगाएं, काम कर लें अच्छी तरीके से। जब हम कोडिंग पर आएंगे ना, यू विल फील रियली, व्हाट यू कॉल इट, रियली फ्रेश एंड गुड फॉर चैलेंजेस, अप फॉर चैलेंजेस, कि ओके अब कोडिंग में नई क्या चीज़ है हमें ये बताया जाए। सो आई वुड बी वेरी प्लीज्ड अगर नेक्स्ट क्लास के बाद जब हम कोडिंग के ऊपर आ जाएंगे और 1-2 वीक्स हम कोडिंग कर रहे होंगे, सो आई वुड बी वेरी प्लीज्ड अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये सोचे भी कि हम वही चीज़ें तो दोबारा कर रहे हैं, कोडिंग में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। तो इट वुड बी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू। अभी भी आपके पास टाइम है, ऑब्वियसली हमने अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं की है। गिव इट योर टाइम, रादर देन कि आप अगले पूरे सेमेस्टर मेहनत करते रहें और अगले पूरे सेमेस्टर में आप पछताते रहें या आपको तकलीफ़ होती रहे कि कोई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आप ये वीक लगाएं और पुरानी सारी चीज़ों को, पुराने सारे ब्लॉग्स को, ऐसी भी चीज़ें जो मैंने नहीं बताई हैं उनको दोबारा जाकर देखें, पहली दफ़ा देखें, दोबारा देखें, and you will be very loose in the upcoming classes. Okay, so this was actually the overview of the whole coding lectures that we are going to discuss. अभी तक की जितनी भी हमने चीज़ें की हैं, आप मुझे बताएं क्या 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 मुश्किलात आ रही हैं आपको उसमें, अभी तक जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। टेल मी जस्ट, it would be kind of a feedback for me. uh, Tell me if I'm going too fast or too slow, or if I'm getting too much into irrelevant stuff or whatever. Tell me how would you like to move this class forward, further. Do you have any insights on that? Or just tell me मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं समझ में आ रही। नॉट जस्ट, आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम अ टीचर्स परस्पेक्टिव कि आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, मैंने आपको समझाई थी और आपको समझ में नहीं आई। Just asking as a fellow, as a peer of you. I'm trying to get into your mind कि actually आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं, या should I change my perspective? All right, good. Mujib Sheikh is saying that everything is clear and he is working on a project on Scratch as well. So that's a good thing that मैंने आपको नहीं कहा प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन यू आर स्टिल ट्राइंग टू लर्न, तो आप सर्चिंग कर रहे हैं और आपने प्रोजेक्ट उठा के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स गुड, आप अगर शो करना चाहें तो दैट वुड बी गुड इन नेक्स्ट क्लास। सो एनीबडी एल्स, tell me bad things as well please, बिकॉज एट टाइम्स आई नो, एट टाइम्स फॉर एग्जाम्पल एक मैं अपनी गलती में आपको बता देता हूँ, आप लोगों को आगे जाके उसके साथ डील करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डील विद
good things of the teacher as well, and obviously bad things of the teacher as well. Sometimes I go at a very fast pace. मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि मैं बहुत फास्ट पेस में जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को ऊपर ऊपर से गुजार देता हूँ और स्टूडेंट समझते हैं कि हम पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में जाके उनको अंदाज़ा होता है कि सर से हम उस वक्त पूछ लेते तो सही था। तो ये एक मेरी चीज़ है। आई एम ट्राइंग टू ओवरकम ऑन दैट, कि हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा सही कर लेकर चलें। हर एक चीज़ को मैं आपको समझाऊँ। कुछ चीज़ें मैं ऑब्वियसली गुजारूँगा ऊपर से इंटेंशनली, लेकिन कुछ अनइंटेंशनली भी गुजर जाती हैं। सो ये भी हो सकता है। Farida is saying that things are very clear by now, and she's getting a very good understanding of programming using Scratch and Raptor. So that's good. प्रोग्रामिंग का एक थोड़ा सा आर्किटेक्चर आपको समझ में आ रहा है जब आप स्क्रैच या रैप्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। खालिद चांडियो इस सेइंग कि समझ आ रही हैं, ऐसे क्लासेस चलते रहें तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, दैट्स गुड। प्रोग्रामिंग की क्लासेस में एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है हमें कि फ़िज़िकल क्लास हो या ना हो, ऑनलाइन हो, एक्चुअली काम हमारा उस तरह से अफेक्ट नहीं होता है। आई एम ऑल्सो टीचिंग अनदर कोर्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का। उसके अंदर सबसे बड़ा मसला मुझे यही होता है कि हम उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करते। दैट इज़ एक्चुअली अ मैथमेटिकल कोर्स। सो जब मैथमेटिकल चीज़ें आती हैं तो द टीचर नीड्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ ऑन अ बोर्ड। लिखना पड़ता है चीज़ों को, किस तरह से समझाया जाए, स्क्रीन के यूज़ से वो चीज़ समझाने में नहीं आ सकती। सो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारी क्लास का, कि हमारे कोर्स का, कि हमारा कोर्स ऐसा है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर अस टू बी स्पेसिफिकली इन द फिज़िकल क्लास। तो होपफुली हम आगे भी क्लासेस को लेकर चलेंगे, तो डजेंट मैटर फिज़िकल हो या यहाँ पर हो, इट वुड बी गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्टूडेंट एंड क्लास एज वेल। तैयब बैलम भी कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, सो दैट्स गुड। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग अगर कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ क्लियर तो आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई एम 100% श्योर कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें से आधी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आधी समझ में नहीं आई होंगी। और जो समझ में आई होंगी वो भी अगर आप जाकर ख़ुद अपने हिसाब से करना चाहेंगे तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आई एम श्योर ऑफ दैट। सो अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग द थिंग दैट एक वीक और लें और जाकर उन चीज़ों को रिपीट करें, सारी चीज़ों के ऊपर दोबारा से अबूर हासिल करें, सारी चीज़ों के ऊपर दोबारा से काम करें, प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ख़ुद को चैलेंज करें, ताकि टीचर जब चैलेंज करे आपको समझाने के बाद तब आपको वो चैलेंज महसूस ना हो। इट वुड बी जस्ट लाइक ये काम मैंने किया हुआ है पहले, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। Farida is saying she doesn't find any problem. In fact, in yoga there is an issue of voice or connection, but almost in other classes there is issue occur. Okay, so teachers are doing the best they can in this situation, right? Talking to every student in the class. This is a very hard time for teachers as well, because the teachers are giving their 100%. मेरी क्लास में ऐसा इशू नहीं है, दैट्स गुड फॉर मी, दैट्स गुड फॉर यू एज़ वेल। बाकी टीचर्स की क्लास में इश्यूज़ आ रहे होंगे, आई एम श्योर, बिकॉज नॉट एवरी टीचर हैज़ एक्सेस टू द सेम काइंड ऑफ इंटरनेट, द सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेम काइंड ऑफ, से आई एम सिटिंग इन माई रूम, राइट, आई एम आइसोलेटेड विद एवरी वन। कोई शोर आपको इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, बट नॉट एवरी टीचर्स क्लास वुड बी लाइक दैट। ठीक है, एवरी वन हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड थिंग्स। सो वी आर प्रिविलेज्ड इन अ वे कि हमारी क्लासेस स्मूथली चल रही हैं। आपकी क्लासेस किसी दूसरी टीचर के इंटरनेट की वजह से या आपके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू की वजह से अगर होती हैं ख़राब, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ न्यू थिंग। ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट द अल्टरनेटिव फॉर फिज़िकल क्लासेस। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि हमारे ना कोर्स में इतनी चीज़ें डिपेंडेंट हैं ऑनलाइन या फिज़िकल के ऊपर, और ना ही हमारी क्लास में इस तरह के इश्यूज़ अभी तक आए हैं। होपफुली आगे भी नहीं आएंगे, बट दिस इज़ एन ऑनलाइन थिंग। मे बी कभी ऐसा हो गया यहाँ पर लाइट चली गई, मेरे पास इंटरनेट नहीं आ रहा, हमने क्लास को मूव कर दिया, या हमारी क्लास जल्दी ख़त्म हो गई, या हम टॉपिक को सही तरह से पढ़ नहीं सके। इश्यूज़ विल बी देयर, बट आई एम ग्लैड कि एवरीबडी इज़ सेटिस्फाइड एज ऑफ नाउ फ्रॉम द मूविंग ऑफ द क्लासेस। ओके, सो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में काम कहा था, इट वाज कि आई थिंक दो प्रॉब्लम मैंने कही थी। एक तो थी कि इवन और ऑड आपने सर्च करना था, रैप्टर के ऊपर बनाना था इवन और ऑड कि किस तरह से बनेगा, और एक आपने बनाना था लीप ईयर का प्रोग्राम।
जिन स्टूडेंट्स ने बनाया है उन स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दोनों प्रोग्राम एक ही तरह के थे। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम चेंज थी, लेकिन एक्चुअली प्रोग्राम दोनों एक ही तरह के बनने थे, फ्लो चार्ट्स दोनों एक ही तरह के बनने थे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा भी है। आई एम अज्यूमिंग कि जिन्होंने भेजा नहीं है मेरे पास उन लोगों ने भी काम किया होगा, उनसे शायद हुआ ना हो, किया उन्होंने होगा। आई एम अज्यूमिंग, डोंट टेक दिस लाइटली इफ आई एम अज्यूमिंग दिस। तो इफ़ यू हैव नॉट डन दैट, किसी ने अगर ये काम नहीं किया था तो काइंडली नेक्स्ट टाइम वो कीजिएगा, क्योंकि आई विल ऑलवेज अज्यूम कि जो काम मैंने कहा है वो आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया है। आई विल मूव फ्रॉम दैट स्टेप। आई विल नॉट टेक दिस एज एन आंसर कि हमने किया ही नहीं। ट्राई दैट, राइट? नॉट अबाउट सबमिशन फरीदा, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट सबमिशन। कुछ ने भेजी है, कुछ ने नहीं भेजी, दैट्स ओके। आई एम अज्यूमिंग कि सबने किया होगा, कुछ से हुआ होगा, कुछ से नहीं हुआ होगा। सो कुछ की जवाबात आए हैं मेरे पास। आई एम नॉट, इट वॉज नॉट अ ग्रेडेड असाइनमेंट। सो कोई भेजे ना भेजे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बस आई वॉज़ ग्लैड कि आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 5-6 स्टूडेंट्स में से भी 2-3 ने मुझे भेज दी थी असाइनमेंट सॉल्व करके। सो इट वॉज़ अ गुड थिंग फॉर मी एज़ वेल कि आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आई। आई एम होपिंग इस क्लास में, और बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट सेमेस्टर, पूरी डिग्री के अंदर अपने ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करें कि आप ख़ुद कॉपी नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इंटरनेट से उठाएंगे, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। इवन आपको फ्यूचर में जाके अगर मैं भी कोई और कोर्स पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर हो सकता है आप इंटरनेट से कोई चीज़ कॉपी करके दें, मुझे पता ना लगे और मैं आपको पूरे पूरे नंबर दे दूँ। बट आप ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हों, एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शो करेंगे आप। अपने आप से ये वादा करें, अपने आप से ये ज़िम्मेदारी लें कि आपसे कोई काम नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे, चीटिंग करके या कॉपी करके नहीं करेंगे। आई एम अज्यूमिंग यू आर ऑल फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स, आप लोग पढ़कर आए हैं अभी तक जितना भी। आप लोग कॉम्पिटेंट हैं जो आप इस क्लास में बैठे हैं और आपको अभी तक चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आप कॉम्पिटेंट ना होते, आपने चीज़ें समझी ना होती, तो आप शायद एक क्लास भी सर्वाइव ना कर पाते और आपको पता ही ना होता कि एक्चुअली होना क्या है इस कोर्स में। बट यू आर हेयर, सो आई एम अज्यूमिंग कि ऑल ऑफ़ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एज वेल, कि आपसे कोई काम ना हो अगर तो ना करें, चीटिंग ना करें। ठीक है। सो आज के बाद की जितनी भी असाइनमेंट्स, क्लासेस, क्विजेज़ होंगे, आई विल अप्रिशिएट द स्टूडेंट हु विल नॉट अटेम्प्ट माई असाइनमेंट देन द स्टूडेंट हु विल सबमिट मी अ कॉपीड असाइनमेंट। एंड मुझे पता लग जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग दिस कोर्स, आई हैव टॉट दिस कोर्स अ मिलियन टाइम्स, एंड आई विल नो कि आपने कौन सी चीज़ कॉपी की है, कहाँ से उठाई है, किस वेबसाइट से उठाई है और उस वेबसाइट पर किसने रखी है। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुलीग्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट्स ने ऐसी कॉपीड असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाई हैं एक टीचर को, जो कि उस टीचर का ख़ुद का कोड था। टीचर ने ख़ुद कोड करके एक असाइनमेंट अपलोड की किसी जगह पर, और स्टूडेंट ने उसको पुराना समझ के कि भाई ये 2012 की असाइनमेंट है, पता नहीं किसने अपलोड किया, उसने उठा के सबमिट करवा दी। द टीचर सॉ दैट एंड दैट वाज हिज ओन कोड, हिज ओन असाइनमेंट, राइट? सो ऐसे फ़नी केसेस भी होते हैं। सो जस्ट टेक इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने चीटिंग नहीं करनी। आई विल अप्रिशिएट द स्टूडेंट जो कि 0 मार्क्स ले ले रादर देन द स्टूडेंट जो कि कॉपी करके पूरे मार्क्स ले। आई हैव मैनी टूल्स टू नो कि किसने चीटिंग की है। आई विल चेक योर प्लेजरिज्म, आई विल चेक ईच एंड एवरी थिंग। मैं पर्सनली भी चेक करूँगा आपके कोड्स को, आपके असाइनमेंट्स को, आपके सबमिशंस को, कि किसने कितना चीट किया है, कॉपी किया है। एंड उसकी पॉलिसी भी आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। बट इट्स नॉट अबाउट पॉलिसीज़, इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स फर्स्ट अबाउट, प्राइमरीली इट्स अबाउट योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक्स। ठीक है। ओके। मुजीब शाह कहते हैं कि सर लीप ईयर वाले में मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, पर दूसरा प्रॉब्लम क्या है? यस, आई सॉ दैट। आपने एवरेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया था। आई वाज लाइक कि ये तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट बिकॉज दिस इज़ नॉट ग्रेडेड, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन शेयर विद मी। सो कुछ जो मेरे पास जवाब आए थे मैं आपके सामने ही बल्कि वो शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि अभी रिसेंटली तैयब बहलम ने मुझे अभी भेजी थी, कुछ कुछ टाइम पहले, 1 घंटा पहले, 3 बजे की आई हुई है शायद उनकी।
ओके, सो दिस इज़ तैयब्स फ्लो चार्ट। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? आई थिंक स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की। देयर यू आर, स्क्रीन इज़ विजिबल नाउ। कैन यू गाइस कंफर्म स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन आ रही है नज़र? ओके, ऑल राइट। राइट, सो दिस इज़ सही, तैयब ने ये मुझे भेजा है, और यू कैन सी इट्स क्वाइट सिंपल। मैं इसको समझाऊंगा, मैं फ़िलहाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुजीब ने भी मुझे ये भेजा था, उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह से किया है, इसका कोई और तरीका है भी नहीं वैसे करने का। और इसके अलावा दानियाल ने मुझे भेजा था। ये 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे ये चीज़ शेयर की है मुझसे। एंड सोल्यूशन यही है इसका। सबके कोड में आपके सामने खोल के नहीं दिखाऊंगा, सब ने इसी तरह से किया है तकरीबन। स्टार्ट एंड एंड, इसको अगर हम समझें कि क्या है, तो दिस वाज द इनपुट, दिस इज़ योर कंडीशन। कंडीशन के यस होने पे ये आएगा, कंडीशन के नो होने पर ये आएगा। कंडीशन के यस होने पे गिवन नंबर इज़ इवन, यानी कि अगर कंडीशन यस हो जाती है तो नंबर इवन है, अगर कंडीशन नो यानी फॉल्स हो जाती है तो नंबर ऑड है। What was the condition? That was the whole gist of the program. The condition was x percentage 2 equals to 0. सो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो इन्होंने जो कंडीशन लिखी वो ये लिखी, इसको मैं बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, कंडीशन ये लिखी इन्होंने, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, मैं सब स्टूडेंट्स को अभी ये समझ रहा हूँ कि किसी को नहीं आता है, ठीक है? इवन जिसने ये बनाया है, मैं अभी यही समझ रहा हूँ कि आपको भी नहीं आता है, ठीक है? सो जस्ट टेक, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम ज़ीरो। नाउ व्हाट डज दिस कंडीशन लुक लाइक? दिस कंडीशन, जो हमने इससे पहले कंडीशन लिखी थी, दैट कंडीशन वाज आई थिंक एज इज़ लेस देन 18। वी ऑल नो लेस देन 18 इज़ अ क्वेश्चन, बट वाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो चीज़ें यहाँ पर एक न्यूबी के लिए, एक लेमैन के लिए मसला कर रही होंगी, वो ये है कि व्हाट इज़ एक्चुअली परसेंटेज साइन डूइंग हियर, एंड व्हाट इज़ डबल इक्वल्स टू। ये दो साइंस एक्चुअली क्या हैं? तो ये दो साइंस समझने के लिए मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ, एक विजुअलाइज करवाता हूँ। जब हम स्क्रैच पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि स्क्रैच में ऑपरेटर्स का जो बॉक्स था, हमने कहा था कि यहाँ पर दो तरह की शक्लें हमें नज़र आ रही हैं, और वो दो तरह की हमने डिफ़ाइन भी की थी। कौन सी दो तरह की थी? एक थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और एक थे लॉजिकल ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपके सामने नोटपैड खोल के लिखता भी जाता हूँ साथ साथ। मैंने ये कहा कि दो तरह के ऑपरेटर्स हैं, एक हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और एक हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, इक्वल हो गया, ये जो साइंस है ना, मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज़ें ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ ऑपरेटर्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। मल्टीप्लाई इज़ एन ऑपरेटर, प्लस इज़ एन ऑपरेटर, लेस देन इज़ एन ऑपरेटर, और कौन से कह लें, से नॉट इज़ एन ऑपरेटर। इसको फ़िलहाल छोड़ दें, बल्कि लिखा रहे, डिस्कस कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। दिस इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटर, दिस इज़ एन ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेटर्स मैंने लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं। जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है दो ऑपरेटर्स में, ठीक है? एक है अर्थमेटिक और एक है लॉजिकल। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनका जवाब, जिनका आंसर कैन बी एनीथिंग, जिनका आंसर कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब ये ऑपरेटर किसी चीज़ पर ऑपरेट करेगा तो इसका जवाब कुछ भी हो सकता है। जब ये ऑपरेटर किसी के ऊपर ऑपरेट करेगा तो उसका जवाब कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऑपरेटर जो जब ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई किए जाएं तो उनका जवाब कुछ भी हो, तो उसको अर्थमेटिक कहा जाता है। बिल्कुल जनरल लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूँ। और ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स
जिनको हम लॉजिकल कहते हैं, वो लॉजिकल कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? ऐसे ऑपरेटर्स जिनका आंसर जब वो अप्लाई किए जाएं किसी ऑपरेंड्स के ऊपर तो उनका आंसर कैन बी ट्रू और फॉल्स, बस ये दो जवाब हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऑपरेटर है जो कि ये दो जवाब यील्ड करता है, ये दो जवाब जनरेट कर सकता है, तो ऐसे ऑपरेटर को हम लॉजिकल ऑपरेटर कहेंगे। और ऐसा ऑपरेटर जो कि इन दोनों के अलावा भी ऑपरेटर्स जनरेट कर सकता है, इन दोनों के अलावा भी आंसर्स जनरेट कर सकता है, कुछ भी जनरेट कर सकता है, नाम जनरेट कर सकता है, नंबर जनरेट कर सकता है, पॉपुलेशन जनरेट कर सकता है, फ्रैक्शन जनरेट कर सकता है, पिक्चर जनरेट कर सकता है, वॉट, ऐसे ऑपरेटर्स को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहेंगे फॉर नाउ। फॉर एग्जाम्पल, प्लस का ऑपरेटर लेते हैं। जब मैं प्लस के ऑपरेटर को अप्लाई करता हूँ किसी दो चीज़ों के ऊपर, से 5 और 3 के ऊपर, क्या जवाब आएगा? 8। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को अप्लाई करता हूँ किसी दो चीज़ों के ऊपर, नंबर्स के ऊपर कह लेते हैं, सॉरी 10, राइट। इसी तरह अगर मैं सॉरी अगर मैं इक्वल के ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x इक्वल टू 4 या 4 इक्वल टू 4, थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, 4 इक्वल टू 4, इसका जवाब क्या होगा? काउंट दिस एज योर आंसर। मैं इक्वालिटी की साइन यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें। दिस इज योर, कि भाई 3 + 5 इज जनरेटिंग 8, 2 × 5 इज जनरेटिंग 10, 4 इक्वल टू 4 इज जनरेटिंग व्हाट? और इसका जवाब मेरे पास सही तब आ सकता है जब मैं इसका दूसरा ऑप्शन भी लिख दूं, इज व्हाट। व्हाट अबाउट फर्स्ट वन, व्हाट अबाउट सेकंड वन? इसका जवाब क्या होगा और नीचे वाले का जवाब क्या होगा? दानियाल अहमद इज सेइंग कि फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। फर्स्ट का जवाब होगा ट्रू, सेकंड का जवाब होगा फॉल्स। खालिद चांडियो भी यही समझ रहे हैं। सब स्टूडेंट्स जवाब दे दें। आपकी क्लास के छोटे होने का नुकसान आप लोगों को यही है कि आई कैन बी अटेंटिव टू एनी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। सो 3 जवाब मेरे पास आ गए हैं। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? सैयद तलहा अली को क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? तैयब बहलम को क्या लगता है? फरीदा को क्या लगता है? मुजीब शेख इज सेइंग के ट्रू और फॉल्स में आएगा जवाब। अगर 4 इक्वल टू 4 है तो ट्रू आएगा, 3 इक्वल टू 4 है तो ट्रू आएगा, अगर 3 इक्वल टू 4 नहीं है तो फॉल्स आएगा। तैयब बहलम भी यही कह रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ ट्रू एंड सेकंड वन इज़ फॉल्स, राइट। सो ऑल ऑफ यू नो कि इस चीज़ का जवाब ट्रू आ रहा है और इस चीज़ का जवाब फॉल्स हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 6 < 9, इसका जवाब क्या आएगा? ट्रू। तो ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है। फ़र्क सिर्फ इतना है, इन दोनों को डिवाइड किया गया है अर्थमेटिक और लॉजिकल के लफ्ज़ों के अंदर, क्योंकि अर्थमेटिक का जवाब कैन बी एनीथिंग और लॉजिकल का जवाब कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। अब ये कुछ ऑपरेटर्स मैंने लिखे हैं, इनके अलावा जितने मैंने लिखे हैं, यानी ऊपर भी जो लिखे हैं मैं, इनके भी अलावा मुझे कोई ऑपरेटर बताएं जो कि लॉजिकल हो। लॉजिकल ऑपरेटर।
कम ऑन, क्या हो गया? टेल मी एनी ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर, कोई लॉजिकल ऑपरेटर मुझे बताएं इन सब के अलावा जो मैंने लिखे हैं। ओके, आई थिंक दानियाल का जवाब आया है ग्रेटर देन। ओके गुड, ग्रेटर देन इज ऑल्सो अ लॉजिकल ऑपरेटर। इसके अलावा ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू भी एक है ऑपरेटर, ठीक है, ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, चलें इन दो को ही देख लेते हैं। इसका जवाब क्या है? 8 लेस देन 9। क्या इस 8 लेस देन 9 का जवाब से 3 हो सकता है? क्या इस 8 लेस देन 9 का जवाब पाकिस्तान हो सकता है? नो, इसका जवाब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दैट्स इट, बिकॉज दिस इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर। इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये रिलेशन शो कर रहा है एक चीज़ का दूसरे से, कि सही है या गलत। सो दिस इज़ एक्चुअली फॉल्स एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, ये लेस देन और इक्वल टू की जो साइन है, ये जो मुझे भेजी है अभी दानियाल अहमद ने, ये साइन अभी फ़िलहाल एज अ न्यू बी हमारे लिए ये सही नहीं है। हमारे लिए सही साइन वही है कि जिसमें इस लेस देन या इस ग्रेटर देन के नीचे एक लाइन लगी हुई हो। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज इट, क्योंकि हमें शायद बल्कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सामने। लाइक दिस। ठीक है, तो एक्चुअली ये साइन ऐसे होती है, जस्ट रिमाइंडिंग यू, आई नो यू नो दैट दिस इज़ एक्चुअली द साइन, बट कंप्यूटर में हम इसको लिखते जो हैं, क्योंकि हमारे पास ये एज अ सिंबल होता है, तो इसकी जगह पर हम इसको लिख देते हैं कि लेस देन और इक्वल टू। वही बात है, ये इट इज़ ऑल्सो अ रिलेशनल ऑपरेटर। अटेंडेंस का स्नैपशॉट लेके काइंडली मुझे ईमेल कर दें, CR। So this is what 8 is less than or equal to 5 is false, because it is neither less nor equal to 8, 5. These are relational operator. What about arithmetic operators? अब बताएं arithmetic operators कौन कौन से होते हैं, यानी कि इनके अलावा कोई arithmetic operator बताएं। That was my question. Right, minus, divide, ये आपके पास arithmetic operators हैं। यानी कि this is an arithmetic operator, 4 divided by डिवाइडेड की साइन आई थिंक नहीं होती है इसमें कीबोर्ड में, सो आई विल यूज़ स्लैश डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड के लिए मैं साइन यूज़ कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2। ओके, दानियाल अहमद ने मुझे जवाब भेजा माइनस और डिवाइड, और उन्होंने डिवाइड की साइन का सिंबल यूज़ किया है। सो गुड कि आपने आई थिंक कहीं सर्च करके और इस सिंबल को जो है वो लिख कर मुझे भेजा है, बिकॉज आई कॉन्ट सी दैट ऑन माई कीबोर्ड। सो आई एम जस्ट यूजिंग स्लैश। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, ट्रू या फॉल्स में नहीं, किसी और चीज़ में जवाब आ रहा है। इसी तरह माइनस भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, 6 माइनस 4 इक्वल्स यील्ड्स 2, प्रोड्यूसेस 2। दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसी तरह एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जो कि इस तरह से शो किया जाता है, इसको कहा जाता है मॉड्यूलस, या शॉर्ट मॉड कह लेते हैं इसको, 7 मॉड 2, मॉड्यूलस 2 या मॉड 2। इसका काम ये होता है कि इट शोज़ यू द रिमाइंडर। ठीक है, इट शोज़ यू द रिमाइंडर। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 यील्ड्स 12,
सैयद तलहा अली बताना चाह रहे हैं कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई भी है, लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी सैयद तलहा अली। ऐसे कैसे चलेगा अगर आप मल्टीप्लिकेशन ही गलत कर देंगे तो? आई नो इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक, आई थिंक आपसे कोई गलती हो गई है। आई नो यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई थिंग्स, आई एम जस्ट किडिंग। बट 3 multiplied by 6 generates 12, that's something out of the box. एनीवेज, 7 मॉड्यूलस 2 मॉड को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ और सब मुझे उसका जवाब देंगे, सब मुझे जवाब देंगे उसका, ठीक है? सब पूरी क्लास 1 by 1। बड़ा सिंपल सा सवाल है और आप मुझे उसका जवाब देंगे। कि कोई दो नंबर्स मैं आपको देता हूँ, देखता हूँ आपको डिवीजन आती है या नहीं। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या जवाब आएगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दें। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूं क्या जवाब आएगा? क्विकली, सब। मुजीब का जवाब आ गया, दानियाल, तैयब, यस, फरीदा, क्या कह रही हैं आप? 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा जवाब क्या आएगा? कम ऑन। सैयद तलहा अली, क्या कहते हैं आप? आपकी मल्टीप्लिकेशन तो ख़राब है, डिवीजन सही है या नहीं? आई थिंक ही इज़ अवे और समथिंग। एनीवेज, द आंसर इज 6। ओके, बट नाउ अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक और सवाल, कि जब आप डिवाइड करते हैं तो इट गोज़ समथिंग लाइक दिस, के आप लेट्स ट्राई इफ़ आई कैन शो इट। आई थिंक मैं पेंट ओपन करके कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ अगर होता है तो, बिकॉज आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। सो यू व्हाट डू यू डू समथिंग लाइक दिस, कि आपने डिवीजन स्टार्ट की, आपको मैंने कहा कि 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या जवाब आएगा? तो यू सेट 6 2 ज़ा 12 एंड यू सेट के 0 बचेगा, तो एक्चुअली जवाब क्या हो गया? 2। बट एक्चुअली जब आपने 12 को 6 से डिवाइड किया तो दो जवाब प्रोड्यूस हुए, दिस वन एंड दिस वन। आमतौर पर हम इंटरेस्टेड इस जवाब में होते हैं, इसलिए सब ने, जिनको परसेंटेज की साइन का पता भी था, उन्होंने भी जवाब में 2 कहा। क्यों? क्योंकि आमतौर पर हम इसी में इंटरेस्टेड होते हैं कि व्हाट दिस इज द आंसर। बट एक्चुअली इसका एक नाम है, इसका क्या नाम होता है? इस जवाब का क्या नाम है, ज़रा बताएं। लिखता हूं मैं यहाँ पे। आपका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप बताएंगे जवाब क्या है। सॉरी, pyramid schemes, यस प्लीज़। सैयद तलहा अली वापस आए। कहाँ गए? मल्टीप्लिकेशन सीखने गए? इस जवाब को क्या कहते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया जस्ट टेल मी यू डोंट नो, सो दैट आई डोंट वेट फॉर योर आंसर। इफ़ अ फ्यू स्टूडेंट टेल मी दैट ही और शी डजंट नो, तो आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें। फ़रीदा का जवाब गलत है, दानियाल अहमद का जवाब सही है। इस जवाब को हम कहते हैं, जिसको आपने जवाब कहा है, कोशंट। मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज कर दिया। आई थिंक 12 आपको 12 2 से डिवाइड करने का कहा था, मैंने 6 से किया है, डजेंट मैटर। इसको कहा जाता है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा ये, कोशंट, इस जवाब को। और इस जवाब को कहा जाता है रिमाइंडर। दिस इज़ योर रिमाइंडर, दिस इज़ योर कोशंट। तो आज के बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि आंसर क्या है अगर एक एक एक्स को वाई से डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आता है,
आई एम नॉट सेइंग कि बी वेरी प्रिसाइज अबाउट दैट, हर किसी को ऐसा नहीं बोलिएगा, बट इफ़ यू आर इन अ टेक्निकल सेटिंग और आपसे कोई ये पूछे कि 12 को 6 से डिवाइड किया जाए, x को y से डिवाइड किया जाए तो क्या जवाब आता है, तो द आंसर शुड बी कि देयर आर एक्चुअली टू आंसर्स टू दैट. When you divide something by something, it actually yields, it actually produces, it actually generates two things, two answers. One is quotient and one is remainder. So it depends what you are interested in. तो अगर आप जो कन्वेंशनल डिवीजन कर रहे होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर की अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, दिस वन, जब आप कन्वेंशनल डिवीजन कर रहे होते हैं जस्ट डिवाइड, तो उसका जवाब 2 आता है. लेकिन अगर आप एक ऐसी डिवीजन करना चाहें जिसका जवाब रिमाइंडर चाहिए हो आपको, तो आप ये यूज़ करते हैं. दिस इज ऑल्सो डिवीजन, दिस इज ऑल्सो डिवीजन, दिस इज ऑल्सो डिवीजन, दिस इज ऑल्सो डिवीजन. The difference is the type of answer it generates. This type of division generates quotient. This type of division generates remainder. So what would be the answer of 7 mod 2 या 7 remainder 2? इस साइन को मैंने कहा ना mod कहा जाता है. What would be the answer of 7 mod 2? 1. Yes. Because when you divide 7 by 2, the remainder remains 1. The remainder is generated 1. When you divide 4 by 2, the quotient generates 2. अगर मैं इसकी जगह पर रिमाइंडर लगा दूं, मॉड लगा दूं, तो इसका मतलब है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्वोशंट नाउ, आई एम इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर. तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर इज 0. राइट. एक बात ये हो गई, ये हमें समझ में आ गया कि ये साइन किस लिए यूज़ होती है. कुछ जगह पे साइन भी यूज़ नहीं होती है और सिर्फ मॉड लिखा जाता है. अगर आप स्क्रैच में जाएंगे ना, तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के तो नज़र आ रहे होंगे सारी चीज़ें, बट ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा. इसकी जगह पे मॉड का एक पूरा एक वो है स्टेटमेंट आपको नज़र आएगी. सो नेवरदलेस, अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर जो कि इस रैप्टर के अंदर हमें नज़र आई. दोबारा इस पे आते हैं, इस कंडीशन को हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली. तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि जिस तरह अभी हम कह रहे थे ना x+2 होता है, x+3 होता है या वॉट एवर, इसी तरह x mod 2 भी होता है. तो mod 2 तक तो हमें बात समझ में आ गई कि दिस इज एक्चुअली एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन x mod 2. नाउ व्हाट इज दिस डबल इक्वल्स टू? डबल इक्वल्स टू समझने के लिए दोबारा हम आ जाते हैं नोटपैड के ऊपर और कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं. डबल इक्वल टू समझने के लिए एक चीज़ ये समझ लें, या एक मैं आपको ये रेफ़र कर देता हूँ चीज़, शायद थोड़ा सा आपको बेहतर थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, इनिशिएट सही से हो जाए. वो ये कि मुझे यहाँ पर देखें जनरेशन के लिए ये यूज़ करना पड़ा, जबकि लॉजिकल से पहले मैं यहाँ पे क्या लगा रहा था, इक्वल. लेकिन मैं यहाँ पर आया तो आई वाज लाइक कि 3 = 4 = फॉल्स का मतलब क्या होगा. राइट. तो ये कन्फ्यूजन थी ना, इसी की वजह से डबल इक्वल टू की ज़रूरत पड़ती है. और कन्फ्यूजन ये है कि this is x = 4. Because you are going to be a programmer now, so we will have to understand कि x = 4 प्रोग्रामिंग में क्या इसका मतलब है. x = 4 का वैसे मतलब मैथमेटिक्स में ये है कि x की वैल्यू 4 है. In mathematics, simple mathematics, it is understood by this statement that x की वैल्यू 4 है. राइट. इसी तरह अगर मैं कहता हूँ x + y की वैल्यू 6 है, अगर मैं कहता हूँ x + y की वैल्यू 6 है, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से, आपका थोड़ा सा माइंड को जगाएं. x + y = 6 है और x × y = 8 है, तो x की क्या वैल्यू है? जल्दी से बताएं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2. फरीदा का जवाब बड़ा क्विकली आ गया, गुड.
शी इज सेइंग कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है. इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर कोर्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेक यू अप. बाकी भी अगर करें ये एक्सरसाइज तो दैट वुड बी गुड. सो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x मल्टीप्लाई बाय वाई. हुआ क्या कि अगर 4 और 2 को हम देखते हैं, इट इज़ जस्ट अ साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करके आप x y की वैल्यू बता सकते हैं. दिस वाज मैथमेटिक्स, राइट? बट व्हेन वी कम इनटू प्रोग्रामिंग एंड आई राइट x इक्वल टू 7, इसका मतलब ये नहीं है प्रोग्रामिंग में, दिस वाज मैथ एंड दिस इज प्रोग्रामिंग. x इक्वल टू 7 का मतलब मैथमेटिक्स में x इक्वल टू 4 का मतलब है कि x की वैल्यू 4 है. प्रोग्रामिंग में x इक्वल टू 7 का मतलब ये है कि x इज असाइंड द वैल्यू 7. प्रोग्रामिंग में इसका मतलब ये है कि x वाज अ वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब ये है, वेरिएबल को आप ऐसे तसव्वुर करें, आज ही से तसव्वुर करना शुरू कर दें इसको, ऐसा प्रोग्रामिंग में इसी तरह होगा. वेरिएबल को ऐसे तसव्वुर करें, इट्स लाइक अ ग्लास, इट्स लाइक अ बॉक्स, एन एम्प्टी कंटेनर जिसके अंदर आप कोई वैल्यू रख सकते हैं. जिस तरह से अभी मैंने एक्सरसाइज की तो y की वैल्यू कुछ नहीं थी, आपने कहा कि y की वैल्यू 2 है. दिस वाज मैथमेटिक्स जस्ट. So in programming, x, if this is a variable, it means it can hold any value. It can be 4, it can be 3, it can be 6. Variable का नाम ही यही है, its value can vary. It is variable. Its value can vary. So x is assigned the value 7. प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि x के अंदर जो खाली कंटेनर था उसके अंदर अब हमने क्या रख दिया, 7. बहुत आपका इससे पाला पड़ेगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगी बात. अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या होता है, y इज असाइंड द वैल्यू 6, राइट? प्रोग्रामिंग में एक्चुअली ये होता है. प्रोग्रामिंग में हम ये नहीं कहेंगे कि y की वैल्यू 6 है या x की वैल्यू 7 है. हम ये कहेंगे कि x एक खाली कंटेनर था, उसके अंदर अब हमने क्या डाल दिया, 7. y एक खाली कंटेनर था, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 6. यानी कि हम असाइन कर देंगे, 6 असाइन कर देंगे y को, 7 असाइन कर देंगे x को. बिल्कुल इसी तरह अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ, अब हम आ जाते हैं अपने अपने उसकी तरफ, इफ़ की तरफ. इफ़ की तरफ आ जाते हैं हम. इफ़ समथिंग, यहाँ पे मैं इफ़ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे डायमंड नहीं बना पा रहा हूँ एक्चुअली, राइट? सो अगर मैं कहता हूँ इफ़, यानी डायमंड के अंदर मैं लिखता हूँ x इज़ लेस देन 18, इसका मतलब है दिस इज़ अ क्वेश्चन, x इज़ लेस देन 18, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर मैं ये लिखता हूँ क्या x, अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि x 18 के बराबर है या नहीं, तो मैं क्या लिखूँगा, राइट? कि भाई अगर 18 के बराबर है x, तो कह दें कि आपका फॉर एग्जांपल आपका CNIC बन जाएगा, शनाख्ती कार्ड बन जाएगा. अगर 18 के बराबर नहीं है तो फिर या तो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए या आपका बन ही नहीं सकता, राइट? यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. सो लेट्स सपोज माय कंडीशन इज x इक्वल टू 18, x 18 है या नहीं. सो आई वुड राइट दिस, यस और नो, बताएं यस और नो, ऐसा ही लिखूंगा या नहीं? यू नो अ लिटिल प्रोग्रामिंग फरीदा, इस वजह से आप छूटते ही कह रही हैं नो, यू विल नॉट राइट दैट. आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको प्रोग्रामिंग का नहीं पता, और इट कैन जस्ट टेल मी कि इफ़ यू विल नॉट डू दैट, इफ़ यू थिंक यू नो यू वुड नॉट डू दैट, शुड आई राइट लाइक दिस? मुजीब भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा. सैयद तलहा अली भी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए ऐसा. अब मुझे बताएं क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा, व्हाट इज़ द एक्चुअली इशू है? ओह दैट्स गुड फरीदा, आपने पहले भी शायद बताया था कि यू हैव बीन डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर अ वाइल. सो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास में आपके जितने भी आंसर्स आएंगे ना, उसको मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा फिर तो.
फरीदा के जवाबों को हम अपनी क्लास का हिस्सा नहीं बनाएंगे। राइट। यस एग्जैक्टली। मुजीब शेख कह रहे हैं कि x इक्वल टू 18 विल बी करेक्ट, सो यू आर सेइंग कि मैं क्वेश्चन मार्क मिटा दूं, सो इट विल बी करेक्ट। राइट, गलत बात है तो गलत है, सही। ओके, सो द आंसर इज कि x इक्वल टू 18, जिस तरह मुजीब कह रहे हैं x इक्वल टू 18 विल बी करेक्ट। The actual ambiguity here is for all the students who are attentive in the class. I think कुछ स्टूडेंट इनके जवाब नहीं आए। दानियाल आई थिंक कहीं चले गए। तैयब बैलम का भी शायद जवाब नहीं आया मेरे पास, तो शायद वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। नेवरदलेस द पॉइंट इज़ कि x इक्वल टू 18 अगर मैं लिखूँगा तो प्रोग्राम ये समझेगा, कंप्यूटर ये समझेगा कि x को असाइन किया जा रहा है 18। जैसे x को ऊपर मैंने 7 असाइन किया, जैसे y को 6 असाइन किया, तो x को 18 असाइन किया जा रहा है। जबकि आई डोंट वांट इट टू असाइन द वैल्यू 18 इन द एम्प्टी कंटेनर ऑफ x। आई वांट इट टू चेक कि क्या इस कंटेनर में जो वैल्यू रखी हुई है वो 18 है या नहीं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने चेक किया था, क्या ये 4 के बराबर है या नहीं, क्या ये x की वैल्यू 18 के बराबर है या नहीं। अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब है अब दो चीज़ें आ गई, दो तरह के ऑपरेटर्स आ गए। एक ऑपरेटर असाइनमेंट का ऑपरेटर हो गया और एक हो गया जिससे चेक करना है आपने। दोनों इक्वालिटी को चेक कर रहे हैं, एक इक्वालिटी को चेक कर रहा है, एक इक्वालिटी के थ्रू असाइन कर रहा है। तो एक इक्वालिटी के थ्रू अगर आप लिखेंगे तो दैट विल बी असाइनमेंट। अगर आप डबल इक्वालिटी लगा देंगे तो दैट विल बी अ लॉजिकल ऑपरेटर, विच मीन्स नाउ इट विल चेक कि x की वैल्यू 18 के बराबर है या नहीं। 18 को ये अब असाइन नहीं करेगा x को, इट विल चेक कि x की वैल्यू 18 के बराबर है या नहीं है। इट विल बी अ सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर। सो इफ़ आई राइट इट करेक्टली, सो आई एम एक्चुअली सेइंग कि इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि इट इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड डबल इक्वालिटी इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर फॉर इक्वालिटी। जिस तरह से आप चेक करते हैं कि नंबर छोटा है या नहीं, बड़ा है या नहीं, छोटा या बराबर है या नहीं, इसी तरह आप इसको यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं कि नंबर बराबर है या नहीं। x equal to 18. Now again coming back to our code here, our statement here. Now what is this saying? It is saying कि x रिमाइंडर 2 किया जाए, यानी कि x को 2 से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर लाया जाए। इट इज़ रिमाइंडर, इट इज़ नॉट स्लैश। उसका रिमाइंडर लाया जाए और चेक किया जाए कि क्या वो रिमाइंडर जो कि आपको इससे जनरेट हुआ है, क्या वो रिमाइंडर, क्या वो जवाब इक्वल है 0 के। अगर वो जवाब 0 के इक्वल है तो नंबर इवन है, अगर वो जवाब 0 के इक्वल नहीं है तो नंबर ऑड है। दिस इज़ द होल कोड, दिस इज़ द होल फ्लो चार्ट ऑफ चेकिंग इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड। इसके पीछे लॉजिक ये है बेसिकली, इसके पीछे जो सिनेरियो है, जो एल्गोरिदम यूज़ हुआ है वो बेसिकली ये है कि इवन और ऑड को सोचा गया कि किस बेस पे इवन नंबर होते हैं और किस बेस पे ऑड नंबर होते हैं। तो इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब बेसिकली यही होता है कि जब वो उनको 2 से डिवाइड किया जाता है तो जवाब 0 बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है। यानी कि रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता। फिर जब भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर कुछ भी आए, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि नंबर इवन है। बेशक आप करके देख लीजिएगा, 14 को डिवाइड करें, 126 को डिवाइड करें, कोई भी नंबर जो कि इवन नंबर है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो जवाब हमेशा, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। और इसी चीज़ को, इसी नॉलेज को यूज़ किया है इस प्रोग्राम में कि आप डिवाइड करें, रिमाइंडर लाएं। अगर वो रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन है, अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं है तो नंबर ऑड है। क्या रिमाइंडर हो सकता है 0 के अलावा वैसे? दानिया अहमद इज सेइंग कि कुछ भी हो सकता है। 1 3 5 7 9, दिस इज़ द रिमाइंडर। मैंने पूछा कि रिमाइंडर क्या हो सकता है। अगर ज़ीरो है तो मुझे पता है इवन है, अगर ज़ीरो नहीं है तो ऑड है, ज़ीरो नहीं है तो और क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर?
जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। कुछ भी नहीं हो सकता। यस, व्हाट डू यू थिंक? तैयब क्या कहते हैं? 1, जस्ट 1, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4। या 0 होगा या 1 होगा, दैट्स इट। ओके, सो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, थोड़ी और मैथमेटिक्स के अंदर चलते हैं। इस कोर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स जब मैं आपको दूंगा ना, वो प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम मैथमेटिकल ही होंगी। बहुत कम प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो कि मैथमेटिकल ना हो। तो आप मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को ज़रा रिवाइज कीजिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवांस टॉपिक्स लाइक इंटीग्रेशन या डेरिवेशन वगैरह। जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, डिविजन्स क्या होती हैं, जब किसी नंबर्स सीक्वेंस ऑफ नंबर को सम किया जाता है तो कैसे निकाला जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जब एक नंबर को तोड़ा जाता है डिजिट्स में तो कैसे तोड़ा जाता है, टेंस क्या होते हैं, थाउजेंड्स क्या होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक काउंटिंग। सो यस, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो रिमाइंडर 0 आएगा तो इवन नंबर है, अगर 0 नहीं आएगा तो नंबर ऑड है। इस कोड को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपके सामने और आपसे पूछता हूँ कि इस कोड में और दूसरे कोड में क्या फ़र्क है और क्यों वो फ़र्क सही है या गलत है। तो एक काम करते हैं, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि हम इसको रेफ़र करें बाद में। ओके, चलें जी। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, साथ साथ देखते जाइएगा, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बल्कि मैं इसको डिलीट करने के बजाय राइट, ये आपके सामने मैंने कोड किया है। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, ये हुआ है कि अगर x रिमाइंडर टू 0 आ जाता है तो नंबर इवन है, अगर 0 नहीं आता है तो मैं डायरेक्ट ऑड नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर 0 नहीं है रिमाइंडर तो चेक करें रिमाइंडर 1 है या नहीं। अगर रिमाइंडर 1 है तो नंबर ऑड है, वरना नंबर क्या है, कुछ और है, आई डोंट नो क्या है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, बल्कि आई एम नॉट रनिंग इट, से आई एम नॉट रनिंग इट, आई स्टॉप्ड इट। आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, जो मैंने चेंजिंग की उससे आपको क्या समझ में आता है या आपकी क्या इंसाइट्स हैं इसके ऊपर। जस्ट टेल मी योर कमेंट्स।
दूसरा भी आपके सामने ओपन कर दूँ? आई थिंक शायद आप ये चाह रहे हैं। दिस वॉज द अर्लियर कोड। ये अभी है और ये पहले था। See if I can squeeze all this in one screen। ठीक है, ये पहले था और ये अब है। So just tell me your insights or anything that you understood from this, or which one, even tell me which one do you prefer। कौन सा सही है, कौन सा आप यूज़ करेंगे? फर्स्ट वन, यू मीन दी अर्लियर वन जो कि पहले से बना हुआ था? दैट इज़ अ गुड वन। ओके, व्हाट एल्स? आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कुछ गलत किया है, ये सही किया है या गलत किया है। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट योर इनसाइट। टेल मी योर कमेंट्स ऑन दैट। डोंट बी लाइक दैट कि टीचर से सवाल सवाल पूछेगा तो हम हाँ ना में जवाब देंगे, यस नो में जवाब देंगे, या कोई। इट्स नॉट अ फिल इन द ब्लैंक्स, बी इंटरेक्टिव, टेल मी योर कमेंट्स ऑन दिस। I did something, I played around and I did something with this. ओके गुड। मुजीब शेख इज सेइंग कि फर्स्ट वाला ही सही है, क्योंकि अगर सेकंड करेंगे तो अगर वन रिमाइंडर आ रहा है तो आंसर देगा, वरना नहीं देगा आंसर। ओके, एनीवन एल्स? आपकी इस बात को भी मैं थोड़ा सा सही क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एनहांस करूँगा। यू आर राइट। एनीवन एल्स? अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ छोटी सी, तो पूरी क्लास ज़रा अटेंटिव रहें, सबके जवाब आने चाहिए। तलहा अली वो भी यही कह रहे हैं कि फ़र्स्ट वन इज़ गुड। राइट, राइट, यू आर राइट मुजीब। गलत जवाब देंगे तभी ज़्यादा सीख सकते हैं आप, वरना गुंजाइश नहीं रहती है। एनीवेज, सो या फर्स्ट वन इज़ गुड, क्योंकि उसमें इवन नंबर आएगा अगर ज़ीरो होगा, अगर नहीं होता है ज़ीरो तो ऑड नंबर आ जाएगा। जो मैंने काम किया है इसमें, जिस तरह से मुजीब कह रहे हैं कि अगर वन आ गया रिमाइंडर तो गिवन नंबर ऑड हो जाएगा, वरना जवाब ही नहीं आएगा हमारे पास। तो एक्चुअली मुजीब को भी ये बात समझ में आ गई और बाकियों को भी समझ में आई है ये बात। सही वर्डिंग में समझ में नहीं आई है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। द आंसर इज़ एक्चुअली हेयर कि दिस इज़ an efficient program, this is not an efficient program. Why? Because it contains some part of the code। इसमें एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कभी रन हो ही नहीं सकती। इस कोड में ये स्टेटमेंट कभी भी रन नहीं हो सकती। इस वजह से नहीं कि इसमें प्रोग्राम में कोई गलती है या इस प्रोग्राम में कोई ऐसा एरर है कि इसमें इस तरफ जाएगा ही नहीं। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ये यहाँ पर कभी जा ही नहीं सकता, यहाँ पर ये लिखना बेवकूफ़ी है। यानी कि ये प्रोग्राम पता है कौन लिखेगा? जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये वाला, ये प्रोग्राम वो शख्स लिखेगा जो कि ये समझता है कि जब मैं किसी नंबर को इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा के 7 को फॉर एग्जांपल 2 से डिवाइड करता हूँ, 6 रिमाइंडर 1। मैं एक 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 6 यानी 12 भी आएगा, 0 0
1, दिस इज़ रिमाइंडर। देयर इज़ नो सच वे कि 0 और 1 के अलावा 2 से डिवाइड करने पे कोई और रिमाइंडर आ सके। यानी कि जो शख्स ये काम कर रहा है, आपने ये सोचा या हम ये सोच रहे हैं कि इवन और ऑड की डेफिनेशन क्या है। हमने डेफिनेशन से काम स्टार्ट किया और डेफिनेशन ये थी कि अगर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 बचे तो नंबर इवन होगा वरना ऑड होगा। ये तो मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया कि अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा। आपके जहन में भी सही है, आपको सब कुछ समझ में आया हुआ है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। आगे जाके ये चीज़ इशू क्रिएट करेगी जब मैं आपको प्रॉब्लम कुछ और दूंगा और आप सोल्यूशन कुछ और देंगे। सो ज़ीरो, अगर ज़ीरो आ जाता है रिमाइंडर तो इसका मतलब है कि आपका जो नंबर है वो इवन है। अगर ज़ीरो नहीं आता तो ऑड है। अब ज़ीरो अगर नहीं आता, क्या ये केस ऑड के लिए इनफ है या मुझे ये चेक करना चाहिए कि आने वाला रिमाइंडर 1 है या नहीं है। ठीक है, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग से ये तला, यू कैन गो फॉर नमाज। सो लाइक आई सेड, क्या हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि अगर नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं है तो 1 है या नहीं। आई डोंट नीड टू चेक दैट। वाई डू आई नॉट नीड टू चेक दैट? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर आप 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं हो सकता। टेक एनी नंबर एंड डिवाइड इट फ्रॉम 2, रिमाइंडर कैन ईदर बी 0 और 1। इसी वजह से जो यहाँ पर आपको कोड नज़र आया था, जो यहाँ पर रैप्टर पे फ्लो चार्ट आपको नज़र आया, उसमें यही लिखा हुआ है कि रिमाइंडर अगर 0 है तो इवन वरना ऑड, क्योंकि वी नो कि वरना में और कोई ऑप्शन है ही नहीं। वरना में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 1। और अगर 0 नहीं है तो फिर 1 ही है। आई डोंट नीड टू चेक दैट स्पेसिफिकली कि अगर 1 है तो ऑड है वरना नहीं है, बिकॉज आई नो कि अगर 0 नहीं है तो 1 ही है। इसी तरह आपके सामने एक मैं क्वेश्चन रखता हूँ, क्विकली सबका जवाब मुझे आना चाहिए एक ही मैसेज के अंदर। अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? यस, नंबर्स नंबर्स बताएं क्या क्या नंबर आ सकते हैं। जिस तरह तैयब बहलम कह रहे हैं या तो 7 आएगा या 0 आएगा। अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करता हूँ क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ये आप लोगों ने भी सोचा होगा, तो आप लोगों के जहन में इसके अलावा कोई ऑप्शन आया ही नहीं होगा। आपने ये सोचने की भी जहमत नहीं की होगी कि 1 के अलावा क्या आ सकता है। अभी मैंने आपको जहमत दी है तो आप ये सोच रहे हैं। सो जवाब गलत आ रहे हैं मेरे पास। दोबारा सोचें, अगर 7 से मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? टेल मी इन वन मैसेज, ओके। एक ही मैसेज में लिख के भेजें सारे नंबर, स्पेस दे दें, कॉमा दे दें। अलग अलग आएंगे तो आई वुड नॉट बी अंडरस्टैंडिंग कि आपका जवाब ख़त्म हो गया है या नहीं। यस, खालिद चांडियो क्या कहते हैं आप, क्लास में हैं? If I divide some number from 7, what the reminders can be? You are thinking, good. खालिद चांडियो का भी ये कहना है 0, 1 नहीं आ सकता रिमाइंडर। अभी मैं डिवाइड करता हूँ आपके सामने, देखें ज़रा स्क्रीन के ऊपर।
मैं 23 को डिवाइड करता हूँ 7 से। ये 2 आ गया रिमाइंडर। मुझे फिगर सेइंग काफ़ी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 तो मैंने निकाल के दिखा दिया, 4 आ सकता है। आई एम जस्ट इचिंग यूर मैथमेटिकल बॉन इफ़ यू आर विलिंग टू गो देयर। काफ़ी आ सकते हैं, 3 4 5 भी आ सकता है, 7 आ सकता है। या चलें इसको इस नज़र से देखें। अगर आप मैथमेटिकल उस नज़र में नहीं जा रहे हैं, उस तरीके से मैं ये भी समझाऊंगा आपको। लेट सपोज हम कुछ नंबर्स के नाम लेते हैं। हम कहते हैं 3 नंबर्स हैं। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं ना कि भाई इवन का मतलब क्या है, इवन का मतलब है कि रिमाइंडर 2 जो है वो 0 आ जाए, तो आप इसको कहते हैं इवन। ओके, व्हाट अबाउट ऑड? ऑड के लिए क्या कंडीशन है? अलग अलग कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि अगर ये नहीं है तो ऑड है, अलग अलग कंडीशन। ऑड के लिए क्या कंडीशन है? रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 1। लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि एक नंबर है अल्फ़ा। ऐसे नंबर को कहता हूँ मैं अल्फ़ा जो कि रिमाइंडर 8 जिसका 1 होता है। एक नंबर है ब्रावो, ऐसा नंबर है जिसका रिमाइंडर 8 2 होता है। एक नंबर है चार्ली, ऐसा नंबर है जिसका रिमाइंडर 8 5 होता है। ऐसे ये 3 नंबर्स हैं। 2 से अगर मैं करता हूँ तो इवन ऑड आते हैं। 8 से अगर कर रहा हूँ तो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, आगे चल के डेल्टा एको भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। चलें इसकी प्रोग्रामिंग लेवल को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन चलें इस मैथमेटिकल एस्पेक्ट को तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस, इफ़ यू आर डिवाइडिंग समथिंग फ्रॉम अ नंबर, आप अगर एक नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है कि किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि आप किस से डिवाइड कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर भी आपने वेरिएबल एक्स किसको लिया? जिसको डिवाइड कर रहे हैं आप। आपने 2 को तो 2 ही लिया ना, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि आप बता रहे हैं। करना 2 से ही डिवाइड है, किसी भी नंबर को कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 7 से, तो मैं आपको बताता हूँ कि जवाब क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। 4 से डिवाइड करते हैं आप किसी नंबर को, मैं बताता हूँ क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं। 0 1 2 3। समझ आ रही है बात? यानी कि आई एम एक्चुअली सेइंग, अगर आप किसी नंबर को, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 4 से, तो जवाब क्या क्या आ सकते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इसी तरह अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 7 से, तो नंबर्स जो रिमाइंडर्स हैं वो आ सकते हैं 3 4 5 6। इसी तरह अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 9 से, तो जवाब आ सकता है 4 5 6 7 8। आई एम सेइंग एक्चुअली कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जिस नंबर से भी, अब मैंने देखा इसको भी वेरिएबल में ले आया हूँ मैं, जिस नंबर से भी आप डिवाइड कर रहे हैं, जवाब क्या क्या आ सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। जवाब आ सकते हैं 0 1 2 3 4 अप टू y-1।
एक मिनट लें, आपके पास आपके आपके सामने कोई ना कोई नोटबुक लाजमी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उठाएं जल्दी से, करीब से कोई पेन उठाएं, एक नोटबुक उठाएं और जल्दी से मेरी इस थ्योरी को कंफर्म करें। वैसे तो आपको दिमाग में ही ये बात चले तो समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन एक एक वेरीफाई कर लें। कोई भी नंबर उठाएं। लेट्स से इफ़ एक्स इज़ से 9 या से 9 और आप इसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो 0 से लेके 6 - 1 यानी 5 तक, 0 1 2 3 4 5, इनके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं आ सकता। जल्दी से कुछ नंबर्स उठाएं, उनको डिवाइड करें 6 से। यू विल सी कि इन पाँचों के 6 के अलावा कोई और जवाब नहीं आ सकता। फ़रीदा, आपने अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया था? मुझे काइंडली भेज दें, क्योंकि आई एम सीइंग कि एक दो स्टूडेंट चले गए हैं तो उनकी अटेंडेंस भी लगनी चाहिए। आप अगर अभी लेंगी स्क्रीनशॉट तो आई थिंक एक दो स्टूडेंट, खालिद आई थिंक मिस हो जाएंगे, थे वो क्लास में, अभी वो छोड़ कर गए। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था तो भेज दें, नहीं तो अभी लेकर भेज दें विद द एडिशन ऑफ द स्टूडेंट विच हु हैज़ लेफ्ट। ओके, सो दिस वाज जस्ट अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर अबाउट। अब इसको देखें हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। अभी हम कर नहीं रहे। अगर इवन ऑड का केस है ना, सिर्फ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ही कंडीशन पे काम चल जाएगा। अगर वो सही है तो इवन, नहीं है तो ऑड। अगर हम यही काम डिवाइडेड बाय 3 कर रहे होते हैं ना, डिवाइडेड बाय 3 अगर ये काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये काम करना पड़ता, जो कि मैंने यहाँ पर आपको जो लग रहा है कि गलत हुआ है, कि आप पहले ये चेक करते हैं अगर यस है, 0 है तो क्या करना है, और अगर 0 नहीं है तो फिर आपको एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि अगर 0 नहीं है तो 1 है या 2 है, क्योंकि 3 के केस में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी कि एक और कंडीशन आएगी। इसी तरह यहाँ पर आपने यस नो पे जवाब दे दिए, अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे होते तो यहाँ पर भी नो पे आपको एक और कंडीशन लगानी पड़ती। इसी तरह एक कंडीशन के अंदर कंडीशन, और उसके अंदर एक और कंडीशन, और उसके अंदर एक और कंडीशन, इसको कहा जाता है नेस्टेड कंडीशन। क्या कहा जाता है? नेस्टेड कंडीशंस। कि एक कंडीशन के अंदर नेस्ट करके दूसरी कंडीशन है, उसके अंदर एक और घोंसला बना के एक और कंडीशन बैठी हुई है। तो ये एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक कंडीशन हो सकती है। इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर प्रोग्रामिंग में या फ्लो चार्ट्स में या वैसे ही समझने में भी हमें पता है कि कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो देयर कैन बी एज मैनी कंडीशंस एज इट इज़ नीडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। सो इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे बात नेक्स्ट क्लास के अंदर। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनी इंसाइट, एनी कमेंट इफ़ यू वांट टू शेयर विद मी, तो हम उसको अभी एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास कुछ हैं 1-2 मिनट। It was not a graded one. You can always watch the recording. Tayyab is saying he was off the class for some reason, और मैंने एक्सरसाइज शुरू करवा दी, तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, और उसमें आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। इट वुड बी ओके। सो ऑल राइट, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एंड I have no idea तैयब, I have no idea, at least till next week की क्लासेस भी ऑनलाइन है, उसके बाद देखेंगे कब यूनिवर्सिटी ओपन होती है। लेट्स सी। So thank you very much, see you in next week's classes inshallah.